हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आपके 8th पेपर के लिए डिप्लोमेसी थियरी एंड प्रैक्टिस, उसके लिए हम अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम अध्ययन करेंगे राजनय के प्रयोग और उसकी विधियाँ। मेथड्स ऑफ डिप्लोमेसी, राज्य किस तरह से राजनय का सहारा लेकर अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं, या कहा जाए कि अपने राष्ट्रीय स्वार्थों को ध्यान में रखकर राजनय का उपयोग करते हैं। कोई भी राष्ट्र राजनयिक प्रभाव को बढ़ाने और विश्व जनमत को प्रभावी करने का प्रयास करता है और इसलिए वो राजनय का सहयोग लेता है, राजनय का सहारा लेता है। राजनय का सहारा लेते वक्त राज्य हमेशा कई उच्च सिद्धांतों की बात करते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, युद्ध के स्थान पर सहयोग को बढ़ावा देना, इस तरह के जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत हैं, उस तरह के सिद्धांत विश्व जनमत को पक्ष में करना, और विश्व जनमत को पक्ष में करने का सबसे बड़ा साधन है कि कोई भी राष्ट्र अपने आप को अहिंसक और शांति पसंद बताए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सहयोगी बताना। कोई भी राष्ट्र अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय कानून का विरोधी नहीं बताता है। तो जब राजनय का इस्तेमाल राज्यों के द्वारा किया जाता है तो राज्य इस बात का ध्यान रखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के विपरीत वो अपने आप को प्रदर्शित न करें, विश्व जनमत के विपरीत अपने आप को प्रदर्शित न करें और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ अपने आप को प्रदर्शित न करें। तो राजनय का ये बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है कि एक तरफ उसे अपने देश की या अपने राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों की भी पूर्ति करनी है और दूसरी ओर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों का भी ध्यान रखना है। तो अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य आदर्शवादी नारों का सहारा लेते हैं। स्वतंत्रता, समानता, मानवाधिकार, विश्व शांति आदि शब्दों का प्रयोग उस राज्य के राजनयिकों द्वारा, राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा किया जाता है और अपनी नीतियों में भी वो इन शब्दों को बार बार स्थान देते हैं। और स्वतंत्रता और मानव अधिकार, इसकी दुहाई तो अधिकांश राज्य या लगभग सभी राज्य देते हैं, लेकिन जो साम्यवादी राज्य हैं उन्होंने कुछ और शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। वो विशेष रूप से समानता को महत्व देते हैं, तो समानता की बात करते हैं और विश्व शांति की बात करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे पश्चिमी जगत के राज्य हों, चाहे साम्यवादी राज्य हों, वो किन्हीं आदर्शवादी सिद्धांतों का सहारा लेकर ही राजनय का प्रयोग करते हैं। और राजनय का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि व्यापारिक रूप से यानी आर्थिक रूप से, वाणिज्य और अन्य कई लाभों को प्राप्त करने के लिए वो कई बार व्यापारिक प्रतिरोध भी करते हैं दूसरे देशों को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन वो बताते ऐसा हैं, शो ऐसा करते हैं कि ये कार्य भी वो विश्व शांति के पक्ष में कर रहे हैं। तो ये राजनय का प्रमुख गुण होता है कि राजनय के माध्यम से अपने स्वार्थों की पूर्ति राज्य करता है, लेकिन विश्व की निगाह में वो अच्छा बना रहने का प्रयास करता है। और इस स्थिति के लिए राजनय का प्रयोग बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई बार राजनय अगर सही नहीं तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाए, राजनय का प्रयोग सही तरीके से नहीं किया जाए, तो राज्य आक्रामक कहा जा सकता है और राज्य के उद्देश्य जिस प्रकार से वो प्रदर्शित करता है वो विश्व जनमत को अच्छे नहीं लगते हैं, तो राज्य की छवि खराब होती है। तो ये राजनय का बहुत बड़ा दायित्व है और इस दायित्व की पूर्ति के लिए राजनय बहुत सारी साधनों का प्रयोग करता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में वो पार्टिसिपेट करता है,
संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न संस्थाओं में कार्य करता है, वहाँ पर आर्थिक अनुदान उसके द्वारा दिया जाता है और उसके द्वारा ये प्रदर्शित किया जाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति का घोर समर्थक है। इसी तरह से क्षेत्रीय संस्थाओं में भी वो अर्ध संसदीय तरीके, जैसे संसद में बहस होती है, विचार विमर्श होता है, दूसरे पक्ष को सुनने का प्रयास किया जाता है, उसी तरह से राज्य भी अर्ध संसदीय तरीकों का प्रयोग करते हैं और अपने आप को शांतिपूर्ण बताने का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा राजनय कभी कभी युद्ध की धमकी और स्मृति पत्रों के माध्यम से या कई बार संयुक्त विज्ञप्ति निकालकर वो सम्मेलनों और शिखर वार्ताओं में सम्मिलित होते हैं। तो निकालने के लिए संयुक्त विज्ञप्ति जब सम्मेलन और शिखर वार्ताएं होती है, उस समय पर सभी राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा निष्कर्ष रूप में संयुक्त विज्ञप्ति जारी की जाती है और ये संयुक्त विज्ञप्ति हमेशा आदर्शों को लेकर प्रस्तुत की जाती है। कई बार गुट निरपेक्ष सम्मेलनों में और अन्य कई सम्मेलनों में कई बार जो सम्मेलनों के सदस्य होते हैं उनके मध्य कई बार विचार एकता विद्यमान नहीं हो पाती है, विचारों में एक दूसरे के प्रति सहयोग नहीं हो पाता है, समर्थन नहीं मिल पाता है। फिर भी जब संयुक्त विज्ञप्ति जारी की जाती है तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एकता, समानता, विश्व जनमत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान और शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति इत्यादि की बात करके उसको समेटने का प्रयास किया जाता है। तो अगर शिखर सम्मेलनों की बात हो या अन्य किसी सम्मेलन की बात हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, कहीं भी कोई भी राष्ट्र आदर्शवादी जो सिद्धांत हैं उनका सहारा नहीं छोड़ता है और ये राजनय का प्रमुख कर्तव्य भी होता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का हम उदाहरण लें, कई बार गुट निरपेक्ष आंदोलन में सहयोग और सहमति नहीं बन पाती है और इस कारण से, लेकिन जब किसी भी कारण से, लेकिन जब शिखर सम्मेलन की संयुक्त विज्ञप्ति जारी करने का वक्त आता है तो उसको आदर्शवादी शब्दों से उनको प्रस्तुत किया जाता है। प्राचीन काल में भी राजनय का प्रयोग किया जाता था। मनु और कौटिल्य के द्वारा भी राजनय या उन्होंने जो विदेश संबंधों को निर्धारित करने की बात की है तो उन्होंने राजनय के 4 उपायों का उल्लेख किया है। ये 4 उपाय हैं साम, दाम, भेद और दंड। कौटिल्य ने यही बताया है कि इन चारों नीति के 4 उपायों का उपयोग क्रमशः करना चाहिए। साम का प्रयोग सम्मान के माध्यम से, दान या दाम का प्रयोग आर्थिक प्रलोभन देने के माध्यम से, कुछ आर्थिक सहायता करने के माध्यम से या किसी को कुछ लाभ पहुंचाकर, अगर कोई राष्ट्र आपका सहयोगी या मित्र बनता है तो उसे बना लेना चाहिए। दंड का प्रयोग, भेद, इससे पूर्व भेद का प्रयोग करना चाहिए। राष्ट्र को किसी तरह से दबाव डालकर और उसकी कुछ गुप्त चीज़ों को ज्ञात करके उसको धमकाकर भी राष्ट्रों को अपने साथ में मिलाया जाना चाहिए और इन सब तीनों उपायों का इस्तेमाल अगर असंभव हो जाए तब जाकर दंड या युद्ध का प्रयोग करना चाहिए। युद्ध के पहले दंड या किसी तरह का आर्थिक दंड या दंड देने की धमकी देकर राष्ट्रों के द्वारा साम, दाम, भेद और दंड उपायों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में राजनय का प्रयोग अनुनय या विनय, सद्भाव के द्वारा, मेल मिलाप के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा या समझौते के द्वारा राजनय का प्रयोग किया जाता है और समय और परिस्थिति के अनुसार इनमें से एक का या सबका प्रयोग एक साथ किया जाता है। और इन सब का जो उद्देश्य होता है, अंतिम उद्देश्य, चाहे वो कितना ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों का प्रयोग किया जाए, अहिंसा, शांति की बात की जाए या कानूनों की बात की जाए, अंतिम उद्देश्य हर राज्य का यही होता है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
क्विंसी राइट ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ही सुंदर राजनय की कार्यविधि का वर्णन किया है। जैसे मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ कि उन्होंने लिखा है कि राजनय समझौते से चलना है, और समझौता हो तो विरोधी को कम से कम देना पड़े और इस तरह का कार्य करे कि सौदेबाजी द्वारा एक क्षेत्र से देकर दूसरे क्षेत्र से उसे पुनः प्राप्त किया जाए, और मीठे शब्दों के साथ बल प्रदर्शन की तैयारी की जाए। ऐसा भी न लगे कि हमने धमकी दी है, हमने उसको युद्ध के लिए उकसाया है अगले राज्य को, लेकिन उसको इस तरह से बोलना है कि सामने वाला जो राज्य है जिससे हम डील कर रहे हैं, जिसके साथ हम संपर्क रख रहे हैं, उसको इस बात का आभास हो जाए कि आवश्यकता पड़ने पर अमुक राष्ट्र बल प्रदर्शन कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि मखमल के दास्ताने में छिपा हुआ घुसा हो, युद्ध की धमकियों के माध्यम से, आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से, व्यापारिक भेदभाव के माध्यम से, और अगर ऋण कोई राज्य लेना चाहता है तो उसकी अस्वीकृति के माध्यम से, और अन्य कई तरह के प्रतिबंध लगाकर राज्यों के द्वारा दूसरे राज्य को इस बात के लिए बाध्य किया जाता है कि वो राज्य हमारी बात मान ले। तृतीय पक्ष का समर्थन या तटस्थता भी, जैसे दो राज्यों के बीच अगर युद्ध हो रहा हो और हम दोनों में से किसी का भी पक्ष न लें और तटस्थ हो जाएं, तो इससे हमारे जो सहयोगी राष्ट्र हैं या जिस राष्ट्र को हमसे सहयोग की आशा है उसको सहयोग न मिले, या फिर हम किसी का समर्थन करने लगें तो भी राज्य को नुकसान हो सकता है। इसी तरह से इन सब उपायों के अलावा राजनय और भी कई उपाय अपनाते हैं। जैसे कई बार राजनय व्यक्तियों को रिश्वत देकर अपने राष्ट्र के पक्ष में करने का प्रयास करता है। उन सरकारों में वो ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि कौन निर्णय ले रहा है, कौन महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, और उनको बड़ी भारी भरकम रिश्वत का प्रस्तुत की जाती है और उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाता है। और इसी तरह से प्रचार एक बहुत बड़ा साधन बन गया है। आजकल संचार के युग में प्रचार के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। दूसरे राष्ट्र के जो स्टेटमेंट्स हैं या दूसरे राष्ट्र के द्वारा जो कुछ कहा गया है उसका विरोध करके या उसके पक्ष में इस तरह से विश्व जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास प्रचार के माध्यम से सबसे अधिक किया जाता है। कई बार राष्ट्रों के द्वारा आश्वासन के माध्यम से भी कार्य किया जाता है, राजनय को अपने पक्ष में किया जाता है। और कई बार किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके वहाँ विरोधी वर्गों को उकसा कर भी कई बार जनमत को विभाजित करके किसी राष्ट्र के द्वारा स्वयं के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की जाती है। और इसी तरह से राजनय कानून, नैतिकता, मानवता, सभ्यता इत्यादि की दुहाई देकर सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा कार्य किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसका असली उद्देश्य ये होता है कि इन सब के माध्यम से वो अपने राष्ट्रीय लाभ को, राष्ट्रीय हित को प्राप्त कर सके। अगले जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि युद्ध और राजनय, युद्ध की स्थिति में राजनय कैसे कार्य करता है और कैसे ये एक दूसरे से संबंधित हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।